मैं हूँ जगदीश यादव, सबसे ऊपर दिख रहे हैं प्रभास राय, और फिर राजेश कुमार जिन्हें क्रेजी बॉय के नाम से जाना जाता है, और संगम दुबे। हम लोग जरा चिंतन करेंगे, जरा विचार करेंगे कि जो ये हालात चल रहे हैं जर्नलिज्म में जुड़े लोगों के ऊपर, जो आफत आई हुई है, वैसे देश के या दूसरे देशों में भी, तमाम देशों में ये आफत तो सबके ऊपर है, लेकिन चूंकि हम लोग इस तरह का हमारा प्रोफेशन है कि हम आगे बढ़ के ही काम करते हैं, और सबसे मुश्किल ये होती है कि खाली अगर हम आगे जाते हैं, इससे कोविड का ही ले लीजिए, अस्पतालों में जाते हैं, लाइन लगी है गैस सिलेंडरों की, उसके लिए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो जहाँ रिस्क वाले जगह हैं वहां हम जाते हैं, तो खाली हम अकेले नहीं जाते, बल्कि हम परिवार लेके जाते हैं, इसलिए कि हम लौट के आते हैं, अपने घरों में आते हैं, और पूरे रिस्क पर फैमिली रहती है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे, चाहे मैं पिक्चर करूं, चाहे प्रभास करें, चाहे थर्ड पर्सन कोई और कहीं का करे, तस्वीरें तो नजर आ रही है, खबरें भी नजर आ रही हैं। इसका मतलब जर्नलिस्ट तो जा रहे हैं, इतने रिस्क में जा रहे हैं। तो ये इस रिस्क में हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्दी से जल्दी कोई ऐसी व्यवस्था द्वारा कोशिश की जाए ताकि हमें प्रोटेक्शन थोड़ा मिल सके। प्रोटेक्शन इस सेंस में कि हम तो वैसे बचा के ही जाएंगे, लेकिन अगर बीमार हो जाएं, हमारी तबीयत खराब हो जाए, कोई ऐसी बात आए, तो व्यवस्था हमें प्रेफरेंस पे हमारा इलाज कराए, क्योंकि हम बिल्कुल योद्धा हैं। कोरोना में जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उस हम अपने आप को भी मानते हैं। कोरोना के पहले भी ये साबित हो चुका है कि हम लोग, हमारा प्रोफेशन फ्रंट लाइन वॉरियर का ही है। रिपोर्टर हैं और फोटोग्राफर, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, और फोटोग्राफर कुछ खास, क्योंकि मैं कारगिल की लड़ाई भी देखा हूँ और जाफना भी मैं गया था, तो वो जो स्थितियां मैं देखा हूँ, वहां भी हम लोग आगे ही रहते हैं। ठीक है, हमारे आगे फौज रहती है, लेकिन रिस्क एरिया में हम रहते हैं, हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जहां हम काम करते हैं वहां से भी कुछ नहीं है, और जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या विभिन्न अखबारों में काम करते हैं, उनके लिए तो और भी मुसीबत दिखती है। जहां तक मैं इन दिनों महसूस किया हूं, पिछले 1 साल में छटनी को लेकर के तमाम जर्नलिस्ट बेरोजगार हो गए। वो डेस्क के भी बेरोजगार हुए, रिपोर्टिंग के भी बेरोजगार हुए, लेकिन ज्यादा संख्या फोटोग्राफर्स की रही, और सभी अखबारों में रही, सैलरी कटौती से लेकर के नौकरी जाने तक। आज ये स्थिति आ गई है कि बीमार हो जाने के बाद, कोविड पॉजिटिव हो जाने के बाद, प्रेफरेंस पर इलाज नहीं होने से पूरी ये कम्युनिटी जर्नलिस्ट की बेचैन और परेशान रहती है। क्योंकि दिल्ली में कुछ ग्रुपों में मैं भी सदस्य हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कितने छटपटाते हैं लोग, और अपनी तरफ से बहुत सारी प्रयास करते हैं कि क्या कर दिया जाए, लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था का हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उड़ीसा सरकार को और पश्चिम बंगाल सरकार को, जिन्होंने, इन दोनों सरकारों ने पिछले 2 दिनों में ही ये तय कर लिया है कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर हैं और ये लोग बहुत रिस्क में हैं, तो इनको उस श्रेणी में डाला है ताकि डॉक्टरों की तरह और भी जो लोग पुलिसमैन हैं या जो दूसरे लोग आगे रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको प्रेफरेंस पर जो बीमारी से रोधी टीके लगाए जाएंगे, इसमें लगता है कि उन 2 राज्यों में शुरू हो जाएगा। जहां तक केंद्र का मामला है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार भारत सरकार का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उनके पास जर्नलिस्ट का के लिए एक वेलफेयर फंड, उसका इस बीमारी में कोई लाभ नहीं दिख रहा है। होना चाहिए था लाभ, जो मिल नहीं पा रहा है। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद वो कुछ एड मिल जाता है। हमें जरूरत है कि केंद्र के अधीन बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल और बहुत व्यवस्था है, हम लोगों के ट्रीटमेंट पर अगर विशेष ध्यान दे दिया जाए तो आज जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बात करूं संगम से, कि गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी जगह है और वो भी स्पेशल केयर भी करते हैं उस शहर को, तो क्या स्थिति है वहां जर्नलिस्टों की, और आप क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए सर, गोरखपुर में भी वही हाल है जो बाकी देश के अन्य प्रदेशों में है। कोई अलग से विशेष कोई सुविधा नहीं है। और रही बात, जैसे हम देखते हैं कि हम वाकई, जैसा आपने कहा कि हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हम अस्पताल में भी इस समय भी जा रहे हैं जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, शमशान घाट की तरफ भी जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा जोखिम तो बना रहता है। साथ हम लोग के बीच से कुछ साथी भी
हमें छोड़कर चले जाते हैं, सूचनाएं आती हैं, इससे मन बड़ा अधीर होता है और मन में एक डर भी रहता है कि हम बाहर हैं, घूम रहे हैं, भीड़ में हैं, ऐसी जगह पे कहीं अगर हम संक्रमित हो गए तो हमारा तो जो होगा होगा ही, हमारे पीछे परिवार जो है, तो रोज ये डर बना रहता है। कभी अगर हल्की सी कोई दिक्कत आई, खांसी भी आ गई, चाहे कुछ गले में खराश हो गया, तो डर हो जाता है कि हम परिवार के बीच में अगर कोई संकट में अगर हम पड़ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। तो निश्चित तौर पे इस पे सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम यहाँ तो हमने देखा कि अभी जो सबसे बड़ी ड्राइव चल रही है वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की जब बात आई, हम लोग जब बूथ पे गए तो वहाँ पता चला कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है उसमें मीडिया नहीं है और ऐसे लोगों को टीका नहीं लगाया गया जो 45 साल के नीचे है। तो ज्यादातर संख्या में यूथ है, खास करके फोटो जर्नलिज्म में अगर हम लोग देखें तो चाहे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग विंग में काम करते हैं। तो एक समस्या ही लेकिन ये है कि अपने रिसोर्सेज से, अपने अप्रोच से आदमी वैक्सीनेट हुआ, तो ये एक समस्या सर निश्चित तौर पे बनी रहती है। सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए और पत्रकारों को भी ये सुविधा इस तरह की मिलनी चाहिए कि वो कम से कम एक जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि वैक्सीनेट हो जाएं, और तमाम और जो सुविधाएं हैं अगर उनको तकलीफ होने पर कोई फर्स्ट एड मिलता है तो उस तरह की चीजें निश्चित तौर पे होनी चाहिए, व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। तो प्रभास जी कुछ बोले, क्योंकि प्रभास जी पिछले वाला जो स्पाइक हुआ था कोविड-19 का, उसमें ये बुरी तरह प्रभावित हुए और रोज हम प्रे करते थे कि भगवान इनको बचा ले। प्रेयर शायद मंजूर हो गई भगवान को, ये बच गए। 1 महीना अस्पताल में पड़े रहे, तो इनका कुछ अपना अनुभव भी है। एक्सपेक्ट ये भी कर रहे होंगे उस वक्त कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, इतने वर्षों तक हमने काम किया है, तो थोड़ा अपने मुंह से बताएं तो अच्छा लगेगा। क्या होना चाहिए? और शायद नहीं, मैं पूर्ण रूप से आज आप लोगों के सामने हूँ ये आप लोगों की दुआओं के चलते। मेरे जितने भी दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, जूनियर हैं, सबकी दुआएं मुझे बचाया है। ये क्योंकि मैं ये अंतरात्मा से विश्वास करता हूँ, इसका कोई दवाई तो है नहीं, ना ही कोई टीका उस वक्त था हमारे यहाँ कि टीका लग गया होता तो बच जाते, ऐसा कोई कुछ नहीं था। और वो 1 महीने में 20 दिन तक आईसीयू में रहना और कितना कष्ट मैं झेला हूँ, ये ईश्वर जानता है और मैं जानता हूँ। लेकिन यही हमारे संगम माई ने जो कहा, यही बात मैं भी दोहराऊंगा, क्योंकि हर एक के साथ कहानी एक ही है। अरे कम से कम पूछ तो ले सरकार की तरफ से कि भाई हो तुम अभी तक जिंदा हो कि पहुंच गए घाट पे। और थोड़ा सा अगर मालिक चाहे, जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अगर ध्यान हो हम लोगों के प्रति, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल, चाहने से तो जरूर बदल सकता है। तो प्रभास जी, मैं इनसे थोड़ा ज्यादा सुनूंगा, राजेश जी से, जिनको क्रेजी बॉय हम कहते हैं, इससे ज्यादा इसलिए सुनूंगा। एक तो ये कंडीशन बताएंगे बनारस की हालात क्या है, दूसरा ये कई उपाय बताएंगे कि हम कैसे कंपेल करें, कैसे दबाव बनाएं कि अन्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इनको इस कैटेगरी में रखकर कम से कम ट्रीटमेंट तो दे सके। इनके पास है बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सुझाव हैं। मेरी इनसे कल बात हो रही थी, तो ये थोड़ा संक्षिप्त में ही बताएंगे तो अच्छा होगा। जी राजेश जी, हम सुनने के लिए बेताब हैं। धन्यवाद प्रभास जी। आज नेशनल प्रेस डे है और मैंने एक पोस्ट डाला है फेसबुक पर। उस पोस्ट में सिर्फ एक ही चीज डाला है कि गिद्ध की निगाह हर तरफ फैली, गिद्ध की निगाह हर तरफ फैली हुई है और मीडिया सारी बिकी हुई। क्या बात, क्या बात। फ्रंट वॉरियर्स काहे के भैया हम हैं, फ्रंट वॉरियर्स काहे के हम हैं, और फिर किस लिए हम नेशनल प्रेस डे मनाएं जबकि लोग हमसे जुदा हो रहे हैं।
ठीक है। तो जगदीश भाई ने जैसा कि बताया, सबसे पहले मैं प्रभास जी इस बात की तरफ इशारा करूंगा कि चाहे आप कितने बड़े मीडिया संस्थान में क्यों न जुड़े हो, कुछ सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, मैंने इंडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को देखा है, काम किया है, और क्या हालात है वहां वो भी मैंने समझा। जो सबसे जरूरत आज वर्तमान इस देश में हम जैसे फ्रंट वॉरियर्स की, जर्नलिस्टों की, फोटोग्राफर्स की है, वो शहर दर शहर या कस्बे में उनको जो डिजीज हो रही है, जो कोविड, कोरोना, जो भी आप कह लीजिए, किन्हीं कारणों से अगर वो अस्वस्थ हो जा रहे हैं या बीमार हो गए हैं या कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो आज जो बनारस की स्थिति है, मैं आपको उसकी तस्वीरें भी कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा कि बनारस में घाटों पर लकड़ी नहीं अवेलेबल है कि शौक जलाया जाए, आप ऐसे समझिए। और आज से लगभग 40 साल पहले कभी हम लोग गंगा नदी में लकड़ियों को लादे हुए बड़ी बड़ी नौकाएं जिसमें तिरपाल लगे रहते थे, पालदार नाव बोलते थे, वो लकड़ियां लेके आते थे। और अब तो चूंकि बीच में ट्रक वगैरह से सब जगह चला जा रहा है लकड़ी, लेकिन उस दिन हमने देखा कि वो पालदार नावें लकड़ियां लेकर के न जाने किस गांव से वो आ रही थी और दूसरे घाट पे उतर रही थी। वो घाट का नाम है भैंसासुर घाट, वाराणसी में राजघाट पुल के नीचे। अच्छा। और वहां पर वो लकड़ियों का अटार लगा रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया यहाँ क्यों लगा रहे हो, इसको तो हरिश्चंद्र घाट और मणिकंठा घाट वहां जरूरत है। क्या भैया ऐसा है, ये जिसकी लकड़ियां हैं वो बेचेगा। अच्छा। जो वहां के ठेकेदार हैं, अच्छा। और आप यकीन मानिए कि इस कोरोना पीरियड में आज व्यक्ति के पास एक इंजेक्शन और एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के पैसे नहीं बच रहे हैं, और वो व्यक्ति अपने क्रिमेशन के लिए 25,000 और 30,000 रुपया कहाँ से लाएगा? 25-30 हजार रुपए चाहिए लकड़ी के लिए? जी, कंप्लीट वो क्रिमेशन। तो वो वहाँ जो डोम बैठता है, जो क्रियाक्रम करने वाला होता है, तमाम चीजें 20 से 25,000 रुपए चाहिए। You can't imagine। और क्यों लगी हुई थी, मेरे पास वो तस्वीरें हैं, मैं वो शेयर कर दूं। आंखों से देखा हुआ। मुझे दिल्ली से फोन आया था, बॉम्बे से भी फोन आया था कि बनारस में ऐसी स्थिति है, र्यूमर है, क्या है, सच्चाई है, आप कुछ तस्वीरें भेजिए। तो हमको वो चीज पता थी, हम जाना नहीं चाह रहे थे, विचलित हो गए थे हम देख करके, क्योंकि क्यू में एक डेड बॉडी पड़ी थी और 3 लड़कियां सीढ़ी पर बैठी हुई थी। वो डेड बॉडी सीढ़ी पर रखी हुई थी कि मेरा नंबर आए, और वो पता लगा कि 8-8 घंटे से बैठे हुए हैं। एक सुबह के आए हुए हैं, शाम 4-5 बज गया, उनको जगह नहीं मिल रही है कि वहां पर वो शौचा कर सके। जिन लोगों से औरों से पूछा, ये कौन से घाट की बात है? ये मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का ये आलम था। वहाँ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ठीक है। और चूंकि बीएचयू में एक हॉस्पिटल है जो एम्स के नाम से लोग जानते हैं, तो सारे जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन वेंटिलेशन के लिए जो है बीएचयू भागते हैं। और बीएचयू जाने पर अगर वहां पर कैजुअलिटी हो गई तो उनको बीएचयू से वापस मणिकर्णिका लाने की इजाजत नहीं है लोकल गवर्नमेंट की। उनका ये कहना है कि आप आगे संक्रमण मत फैलाइए, आप हरिश्चंद्र घाट में फर्नेस में ले जाइए। फर्नेस 2 ही चिमनियां चलती रही,
वहां स्थिति ये थी कि लाइन लगी हुई थी, 12-12 घंटा लोगों को वेट करना पड़ रहा था। और सुनने में तो यहाँ तक आया कुछ डेड बॉडी जो अनक्लेम थी कि भाई 12-12 घंटे से लोग परेशान होके गांव वाले छोड़ के चले गए। और राजेश जी, ये स्थिति कमोबेश हर जगह दिखाई दे रही है। सर मैं जिस टॉपिक पर आना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं हम लोग क्या करें, हम जर्नलिस्ट ऐसा है जगदीश जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं उसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था कि दवाइयाँ, कोविड और दुनिया भर का रेडीमेड शिविर वगैरह, इंजेक्शन और वेंटिलेटर, तो ये तो बड़ी बात की चीजें हैं। व्यक्ति जब समाप्त हो गया उसके बाद क्या हम गटर के कीड़े हैं? बुलडोजर और जो है ये तमाम चीजें हमको उठा के सड़क छापावे उठा के हमें ले जाए, हमारी बॉडी को, हमारे रिश्ते को, हमारे भाइयों को? क्या हम इस लायक नहीं है कि हम वो फंडिंग खुद कर सकें? तो मैं बहुत मनन कर रहा था। कल भी हमारी बातचीत हुई, आपके जाने के बाद 1-2 कॉल है, उस पर मैंने बात किया। आज भी हमारी बात हुई है और मैं इस बात के लिए तुरंत तैयार होता हूँ। What's wrong? Something? अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोकल स्तर पर अपने तरीके से एक कोई फंडिंग रेस का जो है कोई संगठन बना लीजिए, हर शहर में, हर गांव में, और वो फंड कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लीजिए, सिर्फ इसलिए कि भाई कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें से वो फंडिंग उसको चली जाएगी। अच्छा, दवा वगैरह की कहानी, मेरी बात सुन लीजिए जगदीश भाई। चूंकि इसका एक टाइम लिमिट स्लॉट है, इसलिए वो खत्म हो रहा है, तो जल्दी से कह दें। हाँ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति में जब तक सांसें हैं तब तक तो दवा, दारू, ऑक्सीजन सब चल रहा है, और तब तक तो आपका घर मकान सब खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद एक ऐसी जगह हमको सेफ साइड होनी चाहिए कि जहां से कम हमें ये तो लगे कि भाई ये आदमी चला गया, चलो कोई बात नहीं, हम इतना पैसा इसमें लगता है, हम इतना अरेंज है, इसका रखा हुआ है, चलो एक सिक्योरिटी मनी है, इंश्योरेंस है, दैट इज लाइक दैट। अच्छा, चलिए हम सोचते हैं कि इसको, इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसे मैं फिर एक दिन बाद फिर इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात पूरी नहीं हो पाई। मैंने जो उसमें टाइम स्लॉट बुक किया था उसके अनुसार वो मैसेज आ रहा है बीच बीच में कि आपका टाइम खत्म हो। तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए, और मैं आग्रह करूंगा यही टीम फिर एक दिन और, टीम यही, विषय यही, एक बार और। कैसा रहेगा? आप लोगों को सुझाव दे थोड़ा सा। अच्छा है, एक दिन और बढ़िया, और ये तय कर लेंगे हम लोग, संगम से बात करके, प्रभास से, आपसे, तीनों लोगों से मैं बात कर लूंगा, तय कर लेंगे कि यही लोग फिर एक बार और। ठीक है, ओके। और हम ये मन में रखेंगे, हमारा प्रोफेशन है ना काहू से बैर, हमको किसी राजनीतिक दल से, किसी से कोई बैर नहीं है, हम अपनी बात करें। वो चीज ऐसा जगदीश भाई, वो अलग चीज है, लेकिन इमीडिएट जो जिस बात को मैं इशारा दे रहा हूँ, जी जी जी, जिस, समझे आप ना? क्योंकि अगर आदमी के शरीर में जो जाने, डॉक्टर ने कहा ये दवा ले आइए, आप भाग के गए, अरे कितना आपके पास कोई टाटा बिरला का फंड है? बस अब इसे यही समाप्त करें। और अच्छा रहा साथियों, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सिर्फ 2 दिन के गैप के बाद एक बार और इसी टीम से बात होगी और हम अपनी समस्याओं पर और विस्तार दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।